हेलो। सुनाई दे दिया मनदीप मुझे कि तू आ गया है। ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़े। यस यस मैम। मैम। तो बेसिकली हम लोग वायरस को कल्चर क्यों कर रहे थे? वैक्सीन बनाने के लिए। क्योंकि अगर हम लोग एक डेड वायरस को यूज करके वैक्सीन बनाते हैं, वायरस को कल्चर करके वायरस के लिए ही अगर वैक्सीन बनाते हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है, बट अगेन इतने टेक्निक्स आइसोलेशन करने के बाद क्या होगा? तुम्हें एक अच्छा स्ट्रेन मिलेगा वायरस का विच कैन बी यूज फॉर मेडिसिन, वैक्सीन। बट उस स्ट्रेन में भी या वो डेड वायरस जो हम लोग यूज करेंगे, उसको प्रोपागेट करके जो हम लोग यूज कर रहे हैं, उसका एक ड्रॉबैक क्या आएगा कि बहुत सारी डेब्रीज अक्यूमुलेट होंगी वायरस के साथ। ठीक है, बहुत सारे कंटेमिनेंट्स होंगे। तो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर सो दैट इट कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू अ वैक्सीन, उसको हम लोग जो डेब्रीज है, जो कंटेमिनेंट्स है, उसको हम लोगों को रिमूव करना पड़ेगा, विच कैन बी डन थ्रू अ प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, आप कौन सा सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस यूज कर रहे हो, इट डिपेंड्स ऑन द amount of debris and contamination you have in your virus particle, whether it is partial purification or differential centrifugation, कौन सा सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस यूज कर रहे हो। बेसिकली सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस का प्रिंसिपल क्या है? आप उसको एक हाई स्पीड में रोटेट करोगे, उसके बाद डिकैंट करोगे। ठीक है, तो बेसिकली जब हम लोग ये वायरस के केस में करते हैं, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, जो क्रूड सैंपल है उसको हम लोग एक लो स्पीड पे या शॉर्ट टाइम के लिए लो स्पीड पे हम लोग उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमें मिलता है उसका सुपरनेटेंट हम लोग डिकैंट करते हैं, हटा देते हैं। उसके बाद फिर से उसको लॉन्ग टाइम के लिए सेंट्रीफ्यूज करते हैं और उसके बाद हम लोग उसको यूज करते हैं। क्लियर? यस मैम। तो बेसिकली वी आर सेंट्रीफ्यूजिंग 2 टाइम्स, एक शॉर्ट टाइम के लिए और देन लॉन्ग टाइम के लिए, एक स्मॉल स्पीड पे और एक हाई स्पीड पे। क्लियर? कोई डाउट इतनी दूर? कोई डाउट है तो बता दो। उसके बाद हम लोग लाइट माइक्रोस्कोपी यूज करते हैं टू स्टडी द वायरियंस, जिसको हम लोग अच्छे रेजोल्यूशन में नहीं देख पा रहे, हम लोग लाइट माइक्रोस्कोप यूज करके हम लोग उसको स्टडी करते हैं। ठीक है, अब हम लोग फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप यूज कर सकते हैं उसको स्टडी करने के लिए, जिसमें हम लोग डिफरेंट वेवलेंथ्स यूज करते हैं। क्लियर? जो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वायरसेस को स्टडी करने के लिए यूज हो रही है वो है कॉनफोकल माइक्रोस्कोपी। कॉनफोकल, ठीक है, इसमें पिनहोल यूज होता है ताकि बाहरी लाइट को एक्सक्लूड किया जा सके और सिर्फ एक ही पॉइंट पे फोकस किया जा सके। नॉर्मल माइक्रोस्कोपी में बाहरी लाइट होती है ना, इसमें पिनहोल यूज होता है, तो अनवांटेड लाइट को एक्सक्लूड करके बाकी सारी स्टडीज की जाती है। ठीक है, लेजर यूज होता है इसमें। क्लियर गाइज? बेसिकली जब हम लोग 3 डायमेंशनल एस्पेक्ट देखते हैं, 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, इट इज डन थ्रू कॉनफोकल माइक्रोस्कोपी। ठीक है, इट कैन बी ऑल्सो यूज टू स्टडी लाइव सेल्स, स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस लाइक प्रोटीन एक्सेट्रा। जेलीफिश का जो प्रोटीन होता है उसको स्टडी करने के लिए, या फिर लाइव सेल, जब वायरस को जो कल्चर कर रहे हो जो लाइव सेल है उनको स्टडी करने के लिए कॉनफोकल माइक्रोस्कोपी यूज होता है। जो लार्ज मैग्निफिकेशंस हैं वो हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के थ्रू स्टडी करते हैं। ठीक है, वायरस इन्फेक्टेड सेल, स्ट्रक्चर ऑफ वायरियंस, जिसमें लार्जर मैग्निफिकेशंस रिक्वायर्ड हैं, उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के थ्रू स्टडी करते हैं। ठीक है, यस मैम।
वायरस का जो डीएनए या जो आरएनए सैंपल है उसके अगर डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करनी है तो वी यूज द मेथड ऑफ एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी. ठीक है. In this method we generally study about the three-dimensional structure of the virions. We study about the DNA, protein and other complexes of the virus. ठीक है. इसमें जनरली एक्सरे बीम्स यूज होती हैं, रेडिएशन टेक्निक्स यूज होती हैं स्टडी करने के लिए. ये हमें एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द वायरस. ठीक है. मैग्नेटिक रेजोनेंस यूज होता है इसमें. अगर हमें मिक्सचर ऑफ प्रोटीन, मिक्सचर ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स एक्सेट्रा स्टडी करना है तो हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं. न्यूक्लिक एसिड के डिटेल स्टडी के लिए हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज करते हैं. ठीक है. जिससे हमें मॉलिक्यूलर वेट वगैरह सब कुछ मिल जाता है. इलेक्ट्रोफोरेसिस में जनरली प्रिंसिपल क्या है, एक प्रॉपर कंडीशन में हम लोग जेल बनाते हैं. न्यूक्लिक एसिड से जेल बनाएंगे और फिर उस जेल की स्टडी करेंगे जिससे हम लोग एक्यूरेट मॉलिक्यूलर वेट एक्सेट्रा डिटरमिन कर सकते हैं. ठीक है. Yes, ma'am. Okay. कोई डाउट इतनी दूर? No, ma'am. तो बेसिकली जब आप वायरस को स्टडी करोगे तो वायरस के 4 कंपोनेंट्स को आपको स्टडी करना पड़ता है. पहला वायरियंस, जिससे आप प्लेग सेल बना रहे हो. दूसरा वायरस की इन्फेक्टिविटी, कितना इन्फेक्शियस है वो. तीसरा वायरस के एंटीजेंस एंड चौथा वायरस का न्यूक्लिक एसिड. ठीक है. वायरियंस, इन्फेक्टिविटी, एंटीजेंस एंड न्यूक्लिक एसिड. वायरियंस को कैसे डिटेक्ट करोगे? थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. ड्रॉबैक क्या है? ऑपरेटर्स का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है. ठीक है. और मिनिमम कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए वायरियंस का टू बी डिटेक्टेड? इट शुड बी 106 पर ml. अगर इससे कंसंट्रेशन कम है तो आप उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर डिटेक्ट नहीं कर पाओगे. क्लियर? तो एज अ रिजल्ट फीकल मैटर में या गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में उसका स्टडी मुश्किल हो जाता है. ठीक है. So the first specimen, which is virion, it is studied under electron microscope. ठीक है. Yes, ma'am. अगेन इन्फेक्टिविटी चेक करने के लिए आपको फिर से वो प्लेग सेल्स बनाना होगा जो मैंने पहले समझाया था. छोटे पॉपुलेशन को इन्फेक्ट करोगे, वो बाकी सेल्स को कैसे इन्फेक्ट करते हैं वो सारा स्टडी करना होगा. ठीक है. उससे हमें पता चलेगा कि वायरस कितना इन्फेक्शियस है इनोकुलेट करने के बाद. ठीक है. उसको हम लोग इंक्यूबेट करते हैं, फिर लाइट माइक्रोस्कोपी से स्टडी करते हैं कि वायरस ने कितना डैमेज किया है और उसके हिसाब से हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं कि वायरस कितना इन्फेक्शियस है. ठीक है. Yes, ma'am. अभी जब टीवी में दिखाते होंगे ना नॉर्मल लंग्स ऐसा होता है, वायरस के इन्फेक्शन के बाद वो वाइट सा लंग्स दिखाने लगते हैं. देखा है Yes, ma'am. फोटोग्राफ? वायरस के इन्फेक्शन के बाद आपके लंग्स की कंडीशन ये आती है. वो यूट्यूब वगैरह में वीडियोस भी दिखाते हैं. वही है वो स्टडी ही है वायरस की इन्फेक्टिविटी की स्टडी जो लाइट माइक्रोस्कोपी से करते हैं. ठीक है. साइटोपैथिक इफेक्ट्स यूज करते हैं और फिर डिटरमिन करते हैं कि कितना डैमेज हुआ और वो लाइट के थ्रू शो करते हैं. ठीक है. एंटीजेंस को कैसे डिटेक्ट करोगे? ELISA. एलाइजा, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, ये टेक्निक्स यूज करके आप लोग एंटीजन को डिटेक्ट कर सकते हो. ठीक है. इनडायरेक्ट टेस्ट, डायरेक्ट टेस्ट जो भी है वो सारा यूज करके आप लोग एंटीबॉडीज को डिटेक्ट कर सकते हो. जनरली इसकी स्टडी के लिए फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी यूज होता है जो कि इलाइजा में बेसिकली यूज होता है. ठीक है. Yes, ma'am.
रेडियो एक्टिविटी स्टडी करने के लिए ऑटो रेडियोग्राफी यूज होगा। न्यूक्लिक एसिड्स की स्टडी कैसे करोगे? PCR. पीसीआर, हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स, ठीक है, उससे स्टडी करोगे न्यूक्लिक Yes. एसिड की। क्लियर? हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक पता है ना? सदर्न ब्लॉटिंग होता है, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग होता है। अगर सदर्न ब्लॉटिंग हुआ तो वो डीएनए है, अगर नॉर्दर्न ब्लॉटिंग हुआ तो वो आरएनए है। लेकिन कॉमनली जो अभी टेक्निक यूज हो रहा है दैट इज पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसमें एम्पलीफाई करके हम लोग स्टडी करते हैं। आरएनए कैन बी कॉपीड टू डीएनए, ठीक है, जो टेक्निक मैंने पहले बता रखा है तुम लोगों को। क्लियर गाइस? Yes, ma'am. कोई डाउट इतनी दूर? No, ma'am. जो नेक्स्ट क्लास होगा हमारा मंडे, विल स्टडी अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरस। हर एक वायरस की स्टडी करेंगे हम लोग। हर्पीज वायरस कैसा होता है, एडिनो वायरस कैसा होता है, क्या क्या इन्फेक्शन कॉज करता है, उसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, ये चीज़ें रह गई हैं। बस डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरस की स्टडी रह गई है, बाकी हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरस की स्टडी के लिए मुझे 2-3 लेक्चर चाहिए, ठीक है, विच विल कंप्लीट इन नेक्स्ट वीक। क्लियर गाइज? आज मैंने जो पढ़ाया है अभी हम फेडिना में नोट्स डाल देंगे, गो थ्रू इट। कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। वैसे मैंने हर चीज़ समझा दिया है तुम लोगों को। क्लियर? Yes, ma'am. बाकी जो असाइनमेंट्स नहीं दिया है जिन्होंने, बोल दो कि आज असाइनमेंट्स दे दे, ठीक है? अभी सेंड कर दो मैम। हाँ हाँ कर दो, और जिसका नहीं हुआ है Okay. शाम तक कर देना, ठीक है? मैंने मंडे का स्केड्यूल डाला है, प्लीज फॉलो दैट स्केड्यूल। एंड वंस अगेन, अगर आश्रम से क्लास लेते हैं तो उनका क्लास वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे कभी भी रीस्केड्यूल करवा देना, ठीक है? ओके गाइस? Yes, ma'am. Okay, we'll meet again on Monday then. Okay? Bye, take care. Bye, ma'am. Bye.